Hello everyone, today we will start a very small chapter, that is surface chemistry. वैसे तो CSR में सरफेस केमिस्ट्री से 4 से 5 नंबर का क्वेश्चन आता है, लेकिन इसमें सिर्फ 3 टॉपिक हैं. अगर हम आधा घंटा या फिर 15 मिनट लगा के अगर रिवाइज़ करने में तो हमें 15 मिनट्स लगेंगे. अगर 4 से 6 नंबर मिल रहे हैं तो इसमें प्रॉब्लम क्या है, राइट? सो सरफेस केमिस्ट्री इज़ अ वेरी बेसिक चैप्टर that includes the surface phenomena, that is the adsorption of the substances on the surface of a component, right? So कुछ basic terms होती हैं जैसे कि adsorption. What is adsorption? सबसे पहले टर्म आती है इसके अंदर adsorption. What is adsorption? Adsorption is a surface phenomena. What it means? जिसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स हैं वो किसी भी सब्सटेंस के सरफेस के ऊपर ट्रैप होते हैं, बल्क के अंदर जो है वो नहीं जाते. ठीक है. सो एडजॉर्प्शन is a surface phenomena in which there get a higher concentration of the molecules at the surface of a component of a substance rather than the bulk. बल्क के कंपैरेटिव सरफेस पे जो है किसी भी सब्सटेंस के मॉलिक्यूल्स का कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा. ठीक है. तो इसके अंदर क्या होता है, जो हमारे मॉलिक्यूल्स हैं दे गेट ट्रैप्ड ओनली ऑन द सरफेस ऑफ द कंपोनेंट. कंपोनेंट हम बोलते हैं द मटेरियल या फिर सब्सटेंस जिसके ऊपर एडजॉर्प्शन हो रहा है. ठीक है. उसके बाद टर्म आती है एब्जॉर्प्शन. एब्जॉर्प्शन क्या है? एब्जॉर्प्शन इज़ ए बल्क फिनोमेना. एब्जॉर्प्शन इज़ ए बल्क फिनोमेना. एब्जॉर्प्शन में थ्रो आउट किसी भी सब्सटेंस के अंदर थ्रो आउट जो है मॉलिक्यूल्स एब्जॉर्ब होते हैं. जैसे कि हमने कोई भी फॉर्म ली, ठीक है, या फिर चॉक लिया. अगर बहुत ज़्यादा टाइम तक अगर हम चॉक को डिप करके रखें या फिर कोई फॉर्म का पीस है उसको अगर हम वाटर के अंदर डिप कर दें तो वाटर गेट ट्रैप्ड ऑल ओवर द फॉर्म थ्रू आउट द फॉर्म यूनिफॉर्मली. तो वाटर के मॉलिक्यूल जिस फॉर्म के अंदर हमें यूनिफॉर्मली जो है वो दिखाई देंगे, वो प्रेजेंट रहेंगे इन द यूनिफॉर्म कंसंट्रेशन थ्रू आउट द कंपोनेंट. तो एडजॉर्प्शन के अंदर देयर इज़ ए यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ अ सब्सटेंस इन अ पर्टिकुलर कंपोनेंट. तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि जो एब्जॉर्प्शन है वो बल्क फिनोमेना है और एडजॉर्प्शन इज़ ए सरफेस फिनोमेना. उसके बाद आती है टर्म्स डिसॉर्प्शन. डिसॉर्प्शन का मतलब क्या है? एडजॉर्प्शन का रिवर्स. अगर कोई सब्सटेंस किसी सरफेस के ऊपर ट्रैप हुआ है, अगर वो वापस से निकल रहा है, ठीक है, अगर रिवर्स प्रोसेस हो रही है एडजॉर्प्शन की, वो एडजॉर्प्शन का मतलब किसी भी सब्सटेंस के अंदर मॉलिक्यूल्स का ट्रैप होना, और डिसॉर्प्शन उस सब्सटेंस का उस सरफेस के ऊपर से निकल जाना इज़ कॉल्ड डिसॉर्प्शन. सो हैंस डिसॉर्प्शन इज़ अ रिवर्स प्रोसेस ऑफ एडजॉर्प्शन. फिर एक टर्म और आती है सॉर्प्शन. सॉर्प्शन का क्या मतलब है? कोई ऐसा सब्सटेंस हो जिसके अंदर एडजॉर्प्शन भी हो रहा हो और एब्जॉर्प्शन भी हो रहा हो. दैट मीन्स अगर जैसे हमारे चौक की ही एग्जांपल लें, इसके अंदर अगर हम इसको हमने ब्लू इंक के अंदर डिप किया है, हमारे पास ब्लू कलर की इंक है, उसके अंदर हमने चौक के पीस को डिप कर दिया. क्या होता है, बाहर का जो कोटिंग है, बाहर की जो इतना मान लिया मैक्सिमम जो है यहाँ पे डार्क ब्लू कलर दिखाई देता है और इसके अंदर जो है लाइट होता जाता है इसका कलर. सो इसका मतलब क्या है, जो इंक के पार्टिकल्स हैं इस चौक के अंदर प्रेजेंट तो हैं अंदर तक, लेकिन
यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, सरफेस के ऊपर कंसंट्रेशन ज़्यादा है और बल्क के अंदर जो है कंसंट्रेशन कम होती जा रही है, ठीक है। सो द प्रोसेस इन विच एडजॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शन बोथ टेक प्लेस साइमल्टेनियसली इज़ नॉन एज सॉर्प्शन। उसके बाद आती है एडजॉर्बेट एंड एडजॉर्बेंट। एडजॉर्बेट क्या होता है, जो सब्सटेंस किसी सरफेस के ऊपर एब्जॉर्ब हो रहा है उसको बोलेंगे एडजॉर्बेट, और जिस सरफेस के ऊपर एडजॉर्प्शन हुआ है, मान लिया जो हमारी सिलिका जेल है, सिलिका जेल क्या करती है, सिलिका जेल की छोटे छोटे पैकेट्स जो हैं हमारे शूज़ के बॉक्सेस के अंदर या फिर किसी भी जो स्टफ़ जिसको हमें ड्राई रखना है उसके अंदर डाली हुई होती है, ठीक है। तो सिलिका जेल क्या करेगी, एड्जॉर्बेंट का काम करेगी, जो मॉइस्चर होती है एटमॉस्फेयर में उसको एब्जॉर्ब कर लेती है। तो यहाँ पे सिलिका जेल इज़ एड्जॉर्बेंट, और जो मॉइस्चर उस सिलिका जेल के ऊपर एब्जॉर्ब हुई है उसको हम बोलेंगे एड्जॉर्बेट, ठीक है। तो जो सब्सटेंस एब्जॉर्ब होता है दैट इज़ एड्जॉर्बेट, और जिसके ऊपर एड्जॉर्प्शन हुआ है उसको हम बोलेंगे एड्जॉर्बेंट, ठीक है। अब व्हाट आर द कॉजेज़ ऑफ एड्जॉर्प्शन, एड्जॉर्प्शन के कॉजेज़ क्या हैं, एड्जॉर्प्शन होता क्यों है। मान लिया ये हमारा कोई भी सब्सटेंस है, इसके अंदर हमारे ये मॉलिक्यूल्स हैं, राइट। अब क्या होता है, मान लीजिए वाटर को ही हम कंसिडर करें, ठीक है। तो इस मॉलिक्यूल का अट्रैक्शन, हर एक कोई भी सब्सटेंस है, कोई भी मैटर है, उसके मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। तो ये जो मॉलिक्यूल है इस मॉलिक्यूल को भी अट्रैक्ट करेगा, इसको भी, इसको भी और इसको भी। सो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन चारों तरफ होगा, और इसके चारों तरफ भी इक्वल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट है, क्योंकि इसके चारों तरफ भी सेम टाइप के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं, क्योंकि हम वाटर का केस ले रहे हैं ना, ठीक है। तो ये भी इसको इक्वली जो है अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। लेकिन व्हाट अबाउट, ये बल्क हमारा चल रहा है, लेकिन व्हाट अबाउट द सरफेस मॉलिक्यूल्स, इस तरफ तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो गया, ठीक है, लेकिन इस तरफ के मॉलिक्यूल वाटर मॉलिक्यूल नहीं हैं, यहाँ पे ये एयर मॉलिक्यूल्स के कांटेक्ट में हैं, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इक्वल तो नहीं हुआ, ठीक है। जैसे कि बल्क मॉलिक्यूल के चारों तरफ वाटर मॉलिक्यूल्स थे, तो वहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सिमिलर था, इक्वल था, यूनिफॉर्म था। सो बल्क के अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, इन द बल्क फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज़ यूनिफॉर्म, लेकिन सरफेस के ऊपर, एट द सरफेस ऑफ द सब्सटेंस, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नॉन यूनिफॉर्म हो जाता है, ठीक है। सो नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फोर्स के कारण हमारे पास बचता है एक रेजिड्यूअल फोर्स, और ये रेजिड्यूअल फोर्स क्या करेगा, जो एक्सटर्नल पार्टिकल्स है वो उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। और जो एटमॉस्फेयर के अंदर पार्टिकल्स है वो इस सरफेस के ऊपर ट्रैप हो जाएंगे, जिसके कारण एड्जॉर्प्शन होता है। सो एड्जॉर्प्शन सरफेस पे ही क्यों होता है, क्योंकि सरफेस के ऊपर क्या प्रेजेंट होता है, रेजिडुअल फोर्सेस प्रेजेंट होते हैं, जिसके कारण एड्जॉर्बेट्स मॉलिक्यूल्स उस सरफेस के ऊपर ट्रैप हो जाते हैं, ठीक है। लेकिन जो सरफेस के ऊपर मॉलिक्यूल्स ट्रैप हुए हैं उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एज़ कम्पेयर टू बल्क कम होगा, इसीलिए वो इजीली रिमूव भी किए जा सकते हैं। तो द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज़ ड्यू टू रेजिडुअल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, and that is a very weak force of attraction, that's why डिसॉर्प्शन टेक प्लेस। उन मॉलिक्यूल्स को ईजीली उस सरफेस से रिमूव करना पॉसिबल है, ठीक है। सो व्हाट इज़ द कॉज ऑफ एड्जॉर्प्शन,
Adsorption take place due to the residual force of attraction present at the surface of a component. Now the factors affecting the adsorption. किसी भी प्रोसेस को इफ़ेक्ट करने वाले फैक्टर्स भी होते हैं. तो एड्जॉर्प्शन को कौन कौन से फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं? सो फर्स्टली है टेम्परेचर. सो पहला फिनोमेना है टेम्परेचर. टेम्परेचर अगर कम होगा तो एड्जॉर्प्शन करना आसान होगा. देखो क्या होता है, मॉलिक्यूल्स सरफेस के ऊपर ट्रैप होते हैं और उन मॉलिक्यूल्स का सरफेस मॉलिक्यूल के साथ जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो वीक होता है. अगर हम टेम्परेचर बढ़ा देंगे, अगर हमने टेम्परेचर इंक्रीज़ कर दिया, उसको हीट कर दिया, तो जो मॉलिक्यूल्स इसके ऊपर ट्रैप थे, बॉन्डेड थे, अट्रैक्टेड थे, वो ईजीली क्या हो जाएंगे, एटमॉस्फेयर के अंदर रिलीज़ हो जाएंगे. सो टेम्परेचर इज़ ए कंट्राडिक्टरी फिनोमेना फॉर द एड्जॉर्प्शन. उसके लिए फेवरेबल नहीं है. तो हमें अगर एड्जॉर्प्शन कराना है तो टेम्परेचर को लेसर होना पड़ेगा, उसे रिड्यूस करना पड़ेगा. सो व्हाट फेवर्स द एड्जॉर्प्शन? लोअर टेम्परेचर फेवर्स द एड्जॉर्प्शन और हाइयर टेम्परेचर अगेंस्ट द एब्जॉर्प्शन. ठीक है, अगर टेम्परेचर हम बढ़ाते हैं तो एड्जॉर्प्शन का रेट डिक्रीज़ होगा, और अगर हम टेम्परेचर डिक्रीज़ करते हैं तो एड्जॉर्प्शन फास्ट होगा, एड्जॉर्प्शन ज़्यादा होगा. ठीक है, सो लोअर टेम्परेचर फेवर करता है एड्जॉर्प्शन को और हाइयर टेम्परेचर इज़ अगेंस्ट द एड्जॉर्प्शन. उसके बाद अगर प्रेशर की बात आए तो प्रेशर क्या करेगा? अगर प्रेशर हम अप्लाई करेंगे, ठीक है, तो वो मॉलिक्यूल्स को एक दूसरे के पास लेके आएगा. ठीक है, सो प्रेशर अगर हाई होगा तो एड्जॉर्प्शन को फेवर करेगा. सो हाइयर प्रेशर फेवर्स द एड्जॉर्प्शन, लोअर प्रेशर इज़ अनफेवरेबल फॉर द एड्जॉर्प्शन. उसके बाद है नेचर ऑफ द एड्जॉर्बेट. सो अगर हमारा एड्जॉर्बेट मतलब जो सब्सटेंस एड्जॉर्ब हो रहा है, ठीक है, सो अगर हमारा एड्जॉर्बेट सॉल्यूबल है, इजीली लिक्विफिएबल है, ठीक है, तो उसको एड्जॉर्ब करा पाना ईजी होगा एज कंपेयर टू द गैसेस विच आर नॉट ईजीली लिक्विफिएबल. ठीक है, अगर हमारा एड्जॉर्बेट सॉल्यूबल है और इजी लिक्विफिएबल है तो हमारा एड्जॉर्प्शन जो है वो रेडिली हो जाएगा, जल्दी हो जाएगा, एज़ कंपेयर टू द गैसेस लाइक जैसे कि अमोनिया है. अमोनिया इज़ अ गैस लेकिन ईजीली लिक्विफिएबल भी है. HCl भी गैसेस फॉर्म में प्रेजेंट होता है. जैसे कि हमने HCl की अगर बॉटल को खोल दिया, क्या निकलती? फ्यूम्स निकलती हैं. तो फ्यूम्स क्या हैं? दैट आर द वेपर्स ऑफ HCl. तो HCl भी लेकिन है तो ईजीली लिक्विफिएबल और सॉल्यूबल भी है. तो HCl अमोनिया जैसे एग्जांपल हैं, तो इनको ईजीली हम रेडिली जो है एड्जॉर्ब करा सकते हैं किसी सरफेस पे. लेकिन हाइड्रोजन जैसी या फिर नाइट्रोजन जैसी गैसेस हैं, ये ईजीली लिक्विफिएबल नहीं है. इन्हें हमें हाई प्रेशर अप्लाई करके और बहुत ज़्यादा लो टेम्परेचर पे इन्हें लिक्विफाई करना पड़ता है. तो इन गैसेस को ट्रैप करना, एड्जॉर्ब कराना डिफ़िकल्ट होता है एज़ कंपेयर टू अमोनिया एंड HCl. सो द नेचर ऑफ द एड्जॉर्बेट ऑल्सो अफेक्ट्स द एड्जॉर्प्शन. उसके बाद है नेचर ऑफ द एड्जॉर्बेंट. अगर एड्जॉर्बेंट का सरफेस ज़्यादा होगा, सरफेस एरिया ज़्यादा होगा, तो ज़्यादा मॉलिक्यूल्स एड्जॉर्ब होंगे. अगर सरफेस एरिया कम होगा तो कम मॉलिक्यूल्स एड्जॉर्ब होंगे. दैट मीन्स हाइयर द सरफेस एरिया ऑफ द एड्जॉर्बेंट, हाइयर इज़ द एड्जॉर्प्शन, and lower is the surface area of the adsorbent, lower is the adsorption. ये तो था बहुत ज़्यादा बेसिक, लेकिन कुछ टर्म्स जो हैं जैसे कि एड्जॉर्बेंट, एड्जॉर्बेट क्या होता है, इन टर्म्स को जान लेना ज़रूरी होता है, क्योंकि हमने बहुत टाइम पहले पढ़ी थी, भूल भी गए होंगे. जिसको याद थी दैट इज़ वेल एंड गुड. अब बात आती है कि एक्टिवेशन एनर्जी फॉर द डिसॉर्प्शन. What will be the activation energy needed for removing the molecules from the surface of a substance? That is, डिसॉर्प्शन की एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है?
एज वी नो दैट जो हमारे पार्टिकल्स किसी सरफेस के ऊपर एड्जॉर्ब हुए हैं उनकी जो बाइंडिंग एनर्जी है दैट इज़ क्वाइट लो, ठीक है। सो वो अपने आप को ईजीली शेक करके उस सरफेस से आराम से छुड़ा सकते हैं। दैट इज़ डिसॉर्प्शन जो है कुछ टाइम के बाद ऑटोमेटिकली कुछ सब्सटेंस के अंदर डिसॉर्प्शन हो जाता है। जस्ट लाइक व्हेन द गैसेज आर ट्रैप्ड एट द सरफेस ऑफ अ मेटल, जैसे कि प्लेटिनम के ऊपर हाइड्रोजन ट्रैप किया है हमने, तो वो कुछ टाइम के बाद अपने आप डिसॉल्व हो जाते हैं, डिसॉर्प्शन विल टेक प्लेस, ठीक है। सो व्हाट विल बी द एक्टिवेशन एनर्जी, क्योंकि बाइंडिंग एनर्जी बहुत लो है तो एक्टिवेशन एनर्जी भी बहुत लो होगी। सो एक्टिवेशन एनर्जी अगर हम निकालना चाहते हैं तो दिस प्रोसेस ऑल्सो फॉलोज एन आर्हेनियस टाइप रिलेशन। जैसे हमारी आर्हेनियस इक्वेशन होती है कि रेट कांस्टेंट इज इक्वल टू ए ई की पावर माइनस ई ए बाई के टी, यही होता है। तो इसी तरह का रिलेशन जो है हमारा डिसॉर्प्शन फेवर करता है, फॉलो करता है। सो व्हाट इज़ द रिलेशन? सो रेट कांस्टेंट फॉर डिसॉर्प्शन is equal to a e की power minus ea, ea is here activation energy for the desorption by kT, right? So ये हो गया हमारा relation for the rate constant for desorption। यहाँ से अगर हम इसका reciprocal करते that is हम करते 1 by k for desorption, so it is our lifetime for the stay of molecules, adsorbate molecules at the surface of adsorbent, that is टाउ की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। यहाँ से क्या आ गया है, अगर हम इसका रेसिप्रोकल करते हैं रेट कांस्टेंट का तो हमारे पास क्या आ जाएगा, लाइफ टाइम ऑफ द एडसॉर्बेट मॉलिक्यूल्स एट द सरफेस ऑफ एडसॉर्बेंट। सो अगर हमें लाइफ टाइम निकालना हो तो क्या फॉर्मूला हो जाएगा, अगर इसको इस इक्वेशन को रीअरेंज करें तो 1 बाई टाउ टी, इसका रेसिप्रोकल कर दे सारे का, ठीक है। इस पूरी इक्वेशन का अगर हम रेसिप्रोकल कर देते हैं तो हमारे पास क्या रिलेशन आएगा, इट विल बी 1 बाई ए एंड इसका रेसिप्रोकल करें, इसका माइनस साइन है तो इसको रेसिप्रोकल करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा बाय के टी। तो इसको हम लिख सकते हैं टाउ, इसको 1 बाई ए को हम लिख सकते हैं टाउ नॉट, और ये हमारा एज इट इज़ आ गया प्लस साइन के साथ ये बाय के टी। सो ये हमारा रिलेशन आ गया किसके लिए, लाइफ टाइम ऑफ ए एडसॉर्बेट मॉलिक्यूल्स एट एडसॉर्बेंट सरफेस, ठीक है। एक एग्जांपल देखते हैं और इसको हम बोलते हैं क्या, एक्सपोनेंशियल टर्म किससे पहले है तो ये हमारा क्या हो गया, प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर। सो टाउ नॉट इज प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर। एक एग्जांपल से समझते हैं इस चीज़ को। सो क्वेश्चन क्या है हमारे पास, कैलकुलेट हाउ लॉन्ग, हाउ लॉन्ग मतलब हमें क्या निकालना है, लाइफ टाइम निकालना है किसका, हाइड्रोजन एटम विल रिमेन ऑन द सरफेस ऑफ द सब्सटेंस दैट इज सॉलिड एट 298 केल्विन, टेम्परेचर गिवन है। इफ इट्स डिसॉर्प्शन एक्टिवेशन एनर्जी, सो एक्टिवेशन एनर्जी फॉर द डिसॉर्प्शन हमारे पास गिवन है कितना, 15 किलो जूल, ठीक है। 15 किलो जूल पर मोल हमारे पास एक्टिवेशन एनर्जी गिवन है और हमें निकालना है लाइफ टाइम फॉर द स्टे ऑफ सब्सटेंस दैट इज हाइड्रोजन एट द सरफेस ऑफ ए पर्टिकुलर सॉलिड, ठीक है। तो हमारे पास लाइफ टाइम का फॉर्मूला क्या है, टाउ इज इक्वल टू व्हाट, प्री एक्सपोनेंशियल वेक्टर क्या रहेगा, सॉरी यहाँ पे टाउ नॉट की वैल्यू भी गिवन है क्या, इट इज़ गिवन 10 to the power minus 13 सेकेंड, ठीक है। सो टाउ नॉट
ई की पावर प्लस माइनस प्लस आएगा ई ए बाय के टी, क्योंकि हमने क्या किया, आर्हेनियस इक्वेशन का रेसिप्रोकल करके ये रिलेशन निकालना है, तो हमेशा याद रखना यहाँ पे नेगेटिव साइन नहीं आएगा, ई ए बाय के टी। तो हमारे पास टेम्परेचर है, एक्टिवेशन एनर्जी है, टाउ नॉट की वैल्यू है, तो हम लाइफ टाइम हमारे यहाँ से निकाल सकते हैं इजीली। सो इट इज़ 10⁻13 सेकेंड एक्सपोनेंशियल ऑफ ई ए। एक्टिवेशन एनर्जी हमारे पास क्या है 15 किलो जूल, तो इसको जूल में कन्वर्ट कर लेंगे, तो 15 इंटू 10⁻³ जूल्स पर मोल डिवाइडेड बाई के की वैल्यू क्या आती है 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल, ठीक है। और टेम्परेचर हमारे पास कितना गिवन है 298 केल्विन। अगर इसको हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, इट विल बी अप्रॉक्सीमेटली, इस सारे को सॉल्व करने के बाद हमारे पास आता है 10⁻13 सेकेंड, तो ये था, ठीक है। एक्सपोनेंशियल की पावर अगर हमारे पास आती है इसको सॉल्व करने के बाद अप्रॉक्सीमेटली 6.05, और इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो ये आ जाएगा 4.2 10⁻11। अब ये बताओ इसकी यूनिट क्या रहेगी, व्हाट विल बी इट्स यूनिट। सो यूनिट हम यहाँ से भी निकाल सकते हैं, देखो जूल से जूल कैंसिल, केल्विन से केल्विन कैंसिल, पर मोल से पर मोल, क्या बच गया यूनिट सेकंड। और वैसे भी हम क्या निकाल रहे हैं, टाइम इंटरवल निकाल रहे हैं, तो हमारी यूनिट आएगी यहाँ पे सेकंड, ठीक है। सो इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल स्टडी द इम्पॉर्टेंट, जो कि मोस्टली पूछा जाता है, लैंगमियर थ्योरी ऑफ एड्जॉर्प्शन, लैंगमियर थ्योरी ऑफ एड्जॉर्प्शन या फिर लैंगमियर एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म। उसके बाद बेट इक्वेशन है हमारे पास, ठीक है। उसके बाद गिब्स एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म है। सो ये 3 एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म एंड द सरफेस केमिस्ट्री कंप्लीट, ठीक है। तो हम 6 नंबर को छोड़ने वाले नहीं हैं इसी सैर में, वी विल ग्रैब इट, ठीक है। सो इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल स्टडी लैंगमियर थ्योरी ऑफ एड्जॉर्प्शन या फिर लैंगमियर एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल।